सवाल पढ़ते हैं, वंडर लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी। Following are the draft extracts of the statement of financial position and the statement of profit and loss for the year ended 30 December 2015। तो 2015 जो है ये ड्राफ्ट है, 2014 डेफिनेटली ऑडिटेड होगा, प्रेजेंटेड होगा, लोगों को बता दिया गया है। तो जैसे उसने पिछले सवाल में कहा था कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं 2014 की, पिछले साल की, तो वो अगर ना भी बताया हो तो वी शुड अज्यूम कि जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ये कंप्लीट होकर लोगों को प्रेजेंट की जा चुकी हैं। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो अभी हमने कंसीडर नहीं किया है, जिसका इफेक्ट्स अभी नहीं लिए हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ the above financial statements। Number one, cost of repairs amounting to rupees 20 million was erroneously debited to machinery account on 1 October 2013। Dates 1 अक्टूबर 2013, ये कौन सी डेट है देखना होगा। देखिए हमारा ईयर एंड जो है अगर तो वो दिसंबर एंड हो तो फिर हमारे लिए आसानी होती है कि हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा साल चल रहा है। लेकिन अगर आपका ईयर एंड दिसंबर के अलावा कुछ और हो तो मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करता होता हूं कि आप अपने पास कहीं पे पेपर पे या किसी भी जगह पे ये लिख लिया करें कि करंट ईयर की डेट्स क्या है। जैसे करंट ईयर जो अगर ये एंड हो रहा है 30 जून 2015 को, तो ये स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2014 को। दिस इज योर करंट ईयर। लास्ट ईयर जो होगा वो शुरू हुआ होगा 30, वो एंड हुआ होगा 30 जून 2014 पे, और वो स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2013 पे। ये हमारा लास्ट ईयर है, ये लिख लिया करे। मैं लिख लिया करता था, मुझे काफी आसानी होती थी इससे। मैं जब भी कोई डेट पढ़ता था सवाल के अंदर, फिर मैं उसको इन चीजों के साथ कंपेयर करता था, तो मुझे पता चल सकता था कि ये करंट ईयर है, पिछला साल है, उससे पिछला साल है, कौन सा साल है। तो ये देखें, अब जरा देखें तो दिस डेट मेक सेंस कि 1 अक्टूबर 2013 का मतलब है कि ये लास्ट ईयर ये काम हुआ है। लास्ट ईयर आपने एक एरर कर दिया है, 20 मिलियन की रिपेयर्स थी जो कि आपने मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दी है, यानी कि उसको कैपिटलाइज कर दिया है। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 years। तो डेफिनेटली इट इज एम्प्लॉयड कि जो चीज आपने मशीनरी के अकाउंट में ऐड कर दी, आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी होगी, यानी कि दिस इज एन एरर। और एरर क्या किया, एरर आपने किया लास्ट ईयर में कि एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 20 मिलियन ऐड कर दिया, और दूसरा उस 20 मिलियन के ऊपर डेप्रिसिएशन भी अल्लाह के बंदों ने चार्ज कर दी। तो जो 20 मिलियन के ऊपर डेप्रिसिएशन जो थी वो मंथ वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी उन्होंने, यूजफुल लाइफ थी 10 years। तो जनाब इस एरर से क्या हुआ, एक तो आपकी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट है वो ओवरस्टेटेड हो गया, दूसरा आपका जो डेप्रिसिएशन है वो भी ज्यादा चार्ज हो गई, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये चीज ऐसी डाल दी थी जो कि नहीं डालनी चाहिए थी। ओके, तो दिस इज एन एरर। पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं। ऑन 1 जुलाई 2014 WL received the estimated useful life of the plant, reviewed the estimated life of the plant and revised it from 5 years to 8 years। The plant was purchased on 1 July 2013 at a cost of rupees 70 million। Depreciation is provided under the straight line method, ignore taxation। ले जनाब सोचे जरा, is this a change of accounting policy or change of accounting estimate? Point number 2, is it a change of accounting policy or change of accounting estimate? बिल्कुल ठीक, ये एक एस्टिमेट है जो उन्होंने यूजफुल लाइफ के हवाले से किया था और उसको रिव्यू कर रहे थे बार बार। एस्टिमेट और पॉलिसी में एक फर्क ये भी है कि आप एस्टिमेट को बार बार रिव्यू करते हैं, पॉलिसी को रिव्यू नहीं करते। तो जनाब दिस इज एन एस्टिमेट एंड दिस इज एन एरर। इंफॉर्मेशन हमें दी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी दी हमें, और रिटेन अर्निंग भी दी हुई है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर भी दिया हुआ है। हमने बनाने हैं रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग द कंपैरेटिव फिगर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 फॉर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड चेंजेस इन इक्विटी। तीनों स्टेटमेंट्स बनानी है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इससे पहले भी हमने एक सवाल किया था, हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे, जिसमें हम लिखेंगे वंडर लिमिटेड कंपनी का नाम है जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स हम बना रहे हैं एज एट
30 जून 2015, और इसमें हम लोग कहेंगे 2015 और 2014, और इसके साथ हम लोग लिखेंगे रीस्टेटेड, ठीक है जी। और 2013 भी इसके साथ बनाते हैं, लेकिन 2013 का डाटा हमें नहीं दिया हुआ। अब क्योंकि उसने एक्सट्रैक्ट्स बनाने के लिए कहा है, तो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दोबारा बनाएंगे। तो हमारी जो पहली इन्फॉर्मेशन है, डेट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो हम यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे 2013 की, 14 की और 15 की। और हमें उसने रिटेन्ड अर्निंग्स बताई हैं, तो हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स भी लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे एक्सट्रैक्ट्स पूरे हो जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, बस मैं अपने पेज के ऊपर चीजों को बाइफरकेट करके आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी जो चीज बनानी है वो बनानी है जनाब वंडर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स। तो जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, एग्जैक्टली वही एक्सट्रैक्ट्स आपने भी बनाने हैं 2015 के और 2014 के। और उन एक्सट्रैक्ट्स के अंदर क्या है जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। और वो जब आपको करंट एडजस्ट होकर पता चलेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये डैश मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि अभी ये चीजें आपने कैलकुलेट करनी है, अभी आपने एक एरर और एक एस्टिमेट ठीक करना है, और उसके बाद ये फिगर्स यहाँ पे लिखनी है, जो कि आपकी वर्किंग्स होंगी। लेकिन स्ट्रेट अवे जब वर्किंग शुरू कर देते हैं तो बच्चे पजल हो जाते हैं कि सर सवाल को प्रेजेंट कैसे करना था। तो मैं जनाब अब आपको ये भी बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को प्रेजेंट आपने ऐसे करना है, जैसा कि अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ। इसी पेज के ऊपर आप तीसरी चीज भी लिखेंगे, वंडर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमेशा पूरा लिखा करते हैं आप, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख लेता हूँ कम, क्योंकि मेरे पास वक्त कम होता है और टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 2014 और 15 इन दोनों का सेम ही बनेगा। रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट बनना है, रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट बनेगा सिर्फ इसमें, क्योंकि शेयर कैपिटल वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। तो वो हम लोग ओपनिंग लिखेंगे एज एट 1 जनवरी, नहीं हमारा ये साल जो है पिछला साल कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई 2013 से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद ऑनवर्ड इसको हम पूरा कर लेंगे। तो जनाब ये आपके पहले पेज के ऊपर ये लाइंस आइटम्स आएंगी। अब हम चलते हैं वर्किंग्स की तरफ, के वर्किंग्स में क्या होगा। देखिए हमारे पास 4 फिगर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और हमने उन 4 फिगर्स को एडजस्ट करना है। तो 1 बाय 1 हम इन्हीं फिगर्स को पकड़ेंगे और इनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हम ईयर बाय ईयर चलते हैं। 2014 की एडजस्टमेंट सबसे पहले करते हैं। 2014 के अंदर अगर आप देखें, इसकी वर्किंग को प्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, आप अलग अलग भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसको जनाब इसी तरीके से टेबल्स बना के प्रेजेंट किया जाए। हमें एक एक करके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और 2014 का प्रॉफिट ठीक करना है। फिर उसके बाद हमें इनकी जो प्रॉफिट्स वगैरह है उनको भी एडजस्ट करना है, क्योंकि एक एरर है और एक एस्टिमेट है। 2014 की 3 चीजें हैं। 2014 की पहली चीज है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग्स, और तीसरा है प्रॉफिट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2014 का क्लोजिंग है 130 मिलियन, रिटेन्ड अर्निंग है 108 मिलियन, और प्रॉफिट है 2014 का 78 मिलियन। अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक एडजस्टमेंट समझ लें, या एक एरर है जो इस साल हमने किया है, वही हमने एडजस्ट करना है। बाकी 2014 बिल्कुल ठीक है। और वो एडजस्टमेंट क्या है, वो इस एरर की एडजस्टमेंट है कि हम लोगों ने जो रिपेयर्स हैं 20 मिलियन के, वो रॉन्गली ऐड कर दिए हैं। तो प्रॉफिट क्योंकि बढ़ के रिटेन्ड अर्निंग में ही ऐड होता है, इसलिए रिटेन्ड अर्निंग को अलग से इसका कॉलम बनाने की हमें जरूरत नहीं है। जो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होगी वो घूम घुमा के रिटेन्ड अर्निंग में ही चली जाएगी। तो हम सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। तो एरर को जरा चेक करते हैं। एक एरर किया था हमने, एरर ये था कि हम लोगों ने 20 मिलियन जो था वो एरोनियसली डेबिट कर दिया था मशीनरी अकाउंट में। तो हम करेंगे करेक्शन ऑफ रिपेयर expenses which are wrongly capitalized। यही काम किया ना कि हमने रिपेयर एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर लिया। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 20 मिलियन ऐड हुए थे, वो हमने माइनस कर देने हैं। अगला सवाल,
जब वो ठीक होके प्रॉफिट में जाएंगे तो प्रॉफिट में प्लस होंगे या माइनस होंगे, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट में से जाके माइनस होंगे। रटा नहीं लगा लेना, जैसा कि हम लोगों ने स्टॉक की एडजस्टमेंट देखी है कि वो एक जगह पे माइनस से दूसरी जगह पे प्लस हो रही होती है, वो और चीज है, ये और चीज है। वो 2 सालों की है, ये 1 साल के अंदर 2 डिफरेंट अकाउंट्स है। तो एक तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से माइनस होगी, और दूसरा वो प्रॉफिट में से भी माइनस हो जाएगी, क्योंकि अब वो ठीक होकर जब इधर आएगी तो यहाँ पे उसका वो एज एन एक्सपेंस ट्रीट होगी, तो कंपनी का एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट जो है वो हमारा इसमें माइनस हो जाएगा। दूसरी चीज, हमेशा ये चीज आपने ज़हन में रखनी है, जब भी कभी एरर्स के अंदर आ जाए, ये बात हम लोगों ने करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में भी की थी, कि जब भी कभी हम कोई ऐसी करेक्शन करें, हमें उसके साथ ट्विन एडजस्टमेंट्स को जहन में रखना होगा। ट्विन एडजस्टमेंट्स क्या थी? ट्विन एडजस्टमेंट्स थी कि जनाब, अगर कभी आप एसेट की फिगर में कोई चेंज करेंगे तो उसके साथ आपको डेप्रिसिएशन की फिगर को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप डेटर्स की फिगर को चेंज करेंगे तो उसके साथ उसकी प्रोविजन की कैलकुलेशन पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये ट्विन एडजस्टमेंट्स होती हैं, जिनको मैं ट्विन एडजस्टमेंट्स कहता होता हूँ। तो इस दफा यहाँ पे भी हमें ट्विन एडजस्टमेंट करनी होगी डेप्रिसिएशन की, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर हमने 20 मिलियन एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था, तो डेफिनेटली इसकी डेप्रिसिएशन भी 20 मिलियन एक्स्ट्रा चार्ज कर दी गई होगी। तो हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन भी करेंगे। तो पहले तो ये देखना है कि डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी की गई थी। 20 मिलियन का एसेट था, यूजफुल लाइफ 10 इयर्स थी, और इसको हमने स्ट्रेट लाइन पे चार्ज डेप्रिसिएट किया था, और 1 अक्टूबर से किया था। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो मंथ बनते हैं वो बनते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगले 6 महीने, यानी कि 9 महीने। तो 9/12, तो हमारी जो डेप्रिसिएशन बनती है वो 1.5 मिलियन की बनती है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के 130 मिलियन में डेप्रिसिएशन माइनस की गई होती है, क्योंकि ये जो फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको बताई गई होती है, ये नेट बुक वैल्यू होती है। तो इसका ये मतलब है कि इस 130 मिलियन में कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो जो एसेट भी हमने निकाल दिया है, उसकी जितनी डेप्रिसिएशन इस 130 मिलियन में शामिल है, वो हमें उसमें से उसका इफेक्ट खत्म करना होगा। डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं। इसका मतलब है कि 1.5 मिलियन भी माइनस हुआ होगा, तो फिर ये 130 मिलियन बना है। तो 1.5 मिलियन इसमें अब हमें ऐड बैक करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी एग्जैक्ट फिगर पे आ जाएं। देखिए, गौर से सुने, देखिए हमारे सारे करेक्टेड एसेट्स थे, उसमें हमने ऐड कर दिया रॉन्ग एसेट, और उसमें से माइनस कर दी डेप्रिसिएशन ऑन रॉन्ग एसेट। तो हमारे पास 130 मिलियन आया था। तो अब हमें करेक्टेड एसेट्स निकालने के लिए क्या करना होगा? 130 मिलियन में से माइनस करने होंगे, ये तो जाके माइनस हो जाएगा। रॉन्ग एसेट्स माइनस करने होंगे, हमने ये देखें कर दिए, 20 मिलियन माइनस कर दिया। और हमें ये जो माइनस है डेप्रिसिएशन और रॉन्ग एसेट, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। हमें ऐड बैक करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन ऑन रॉन्ग एसेट, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन हमारी है ही नहीं और हमने ऐड की हुई है। ठीक है जी, सो दिस इज द वर्किंग, दिस शुड बी द वे। तो ये हमने ऐड बैक कर दिया 1.5 मिलियन। अच्छा, प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमने 1.5 मिलियन का एक्सपेंस चार्ज किया हुआ था डेप्रिसिएशन का, जो कि नहीं करना चाहिए था। हम लोगों ने उससे रिलेटेड जो रिपेयर की कॉस्ट है वो हमने कॉस्ट को चार्ज कर दी। तो जनाब उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो भी तो हमें ऐड बैक करनी होगी, जो हमने एक्स्ट्रा चार्ज की हुई है। 78 मिलियन में रॉन्ग डेप्रिसिएशन शामिल है, माइनस की हुई थी हमने। 78 मिलियन आया था रॉन्ग डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तब हमें क्या करना होगा कि अब हमें वो रॉन्ग डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी होगी, ताकि आपके पास करेक्टेड प्रॉफिट की फिगर आ जाए। तो 2015 के प्रॉफिट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ठीक करने के बाद हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया है वो कुछ इस तरीके से आया है कि हम इसमें ऐड करेंगे 130 मिलियन में, माइनस करेंगे 20 मिलियन, ऐड करेंगे 1.5 मिलियन। सिमिलरली प्रॉफिट के अंदर भी ये काम करेंगे। दूसरी चीज भी देख लेते हैं। एस्टिमेट जो था वो आपने
चेंज किया था 1 जुलाई 2014 को। करंट ईयर में आपने एस्टिमेट चेंज किया है, आपने पिछले साल एस्टिमेट चेंज नहीं किया। तो 2014 के अंदर जो एडजस्टमेंट थी वो सिर्फ यही थी कि आपने एक स्टॉक गलत चार्ज कर दिया हुआ था। तो हमारे पास 130 मिलियन माइनस 20 मिलियन 110 हो गया, और 110 में एक 101 ऐड करना है, तो 111.5 मिलियन हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर आ जाएगी। और प्रॉफिट की जो हमारे पास फिगर आएगी दैट इज 78 माइनस 20 58 प्लस 1.5 59.5 आ जाएगी। तो ये वो फिगर्स हैं जो हम यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम लोग प्रेजेंट करेंगे 2014 में 111.5। रिटेन अर्निंग अभी निकालते हैं क्या है। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो हमारे पास आ गया है 59.5। आगे चलते हैं जी, 2015 की एडजस्टमेंट्स करते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी जो है ना वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये काम कंप्लीट करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिगर्स पुट करना इज जस्ट कॉपी पेस्ट। हम ये वर्किंग कंप्लीट कर लेते हैं, वर्किंग बनाते हैं, वर्किंग 2015 की। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट्स और प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है। हमें जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उन्होंने 2014 में दिया, 15 में दिया है 189 और प्रॉफिट 90 का है। ये बनेगा 189 और प्रॉफिट है जी 90 का। अच्छा जी, वन बाय वन चलते हैं। देखें, सबसे पहली चीज एरर। क्या एरर हमारा ठीक हो गया था? नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उसने बताया है कि इसकी फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स अभी तक हम लोगों ने नहीं ली है, करेक्ट नहीं की है। वो हमें ही तो बेचारा कह रहा है कि यार इन एरर्स को करेक्ट करें। अच्छा जी, कर देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अभी भी 189 मिलियन के अंदर वो 20 मिलियन शामिल है जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के 189 मिलियन में से वो चीज तो माइनस करेंगे। करेक्शन ऑफ एरर इन ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हमें इसमें 20 मिलियन जो है वो माइनस करना होगा, और उसकी पिछले साल की डेप्रिसिएशन एड बैक करनी होगी 1.5, क्योंकि ये एरर अभी ठीक नहीं हुआ। गौर से सुनिएगा। अब अगला सवाल ये है कि क्या ये चीजें यहां से माइनस होने के अलावा प्रॉफिट में से भी माइनस होंगी? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में पिछले साल ये माइनस होनी चाहिए थी, और जो हमने पिछले साल में एडजस्ट कर दी है, इसलिए ये चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से ही एडजस्ट होंगी। तो वो जो इंप्रेशन आपने इस पार्ट में बनाया था ना कि जो चीज यहाँ पे माइनस हो रही है यहाँ पे भी माइनस करेंगे, जो यहाँ पे माइनस हो रही है यहाँ पे भी माइनस करेंगे, ये रट्टा नहीं लगाना। रट्टा नहीं लगाना, हर चीज को लॉजिकली सोचना है। दैट इज वाई ये टॉपिक थोड़ा सा एंड पे जाके पढ़ाया जाता है, ताकि आप लोग थोड़ा सा लॉजिकली स्ट्रांग हो जाएं। उसने कहा है कि ये फिगर्स की एडजस्टमेंट नहीं की है, तो ठीक है, नहीं की। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के 189 मिलियन में ये 20 मिलियन अभी भी शामिल है, जिसको हमें ठीक करना होगा। दूसरी चीज, इसका ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट करना होगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है उसके अंदर 189 के अंदर ये 20 मिलियन के एरर शामिल है, तो ये इसके हमने ये 20 मिलियन माइनस कर दिया और इसकी पिछले साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। करंट ईयर भी पूरा का पूरा ये एसेट डेप्रिसिएट हो गया है, तो ये 20 मिलियन है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2015 चार्ज हुई है 20 मिलियन के एसेट के ऊपर 10 पर ईयर के हिसाब से 12/12 यानी कि 2 मिलियन की डेप्रिसिएशन इसमें मजीद चार्ज हुई थी। क्योंकि उसने कहा है कि अभी हमने इसकी एडजस्टमेंट नहीं ली है, तो 2 मिलियन की डेप्रिसिएशन इसमें मजीद एड बैक करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से ये 2 मिलियन की डेप्रिसिएशन भी माइनस हुई होगी, क्योंकि ये नेट बुक वैल्यू पे होता है। अगला सवाल, क्या ये वाला 2 मिलियन प्रॉफिट में से माइनस होगा? जी बिल्कुल माइनस होगा, क्योंकि ये 2 मिलियन करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है। तो करंट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है उसको हम लोग इस तरीके से ठीक करेंगे। पिछले सालों की डेप्रिसिएशन पिछले साल के प्रॉफिट में से एडजस्ट हो चुकी है, और करंट ईयर की डेप्रिसिएशन करंट ईयर के प्रॉफिट में से एडजस्ट होगी। वही जो मेन फर्क है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स में, वो यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम सिर्फ करंट ईयर की फिगर होती है,
और बैलेंस शीट की आइटम्स पिछले सालों की भी फिगर्स होती हैं। तो ये 189 पूरा का पूरा करंट ईयर में थोड़ी परचेज हुआ है, ये 189 वो है जो पिछले साल 111.5 था, इसमें कुछ एडिशंस हुई होंगी बहुत सारी, और उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 189 आया होगा। गौर से देखिएगा, मैं ये बात यहाँ पे लिखने लगा हूँ। 111.5 हमारा ओपनिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, उसमें कुछ एडिशंस हुई होंगी 2015 की। 2015 में ईयर 2015 में बहुत सारी एडिशंस हुई होंगी और डेप्रिसिएशन 2015 की चार्ज हुई होगी, जिसके बाद हमारे पास ये 189 की फिगर आई हुई है, ठीक है। और क्योंकि उसने एरर एडजस्ट नहीं किया हुआ था, इसलिए उसकी बुक्स में जो फिगर है वो तो 130 ही होगी। तो हमने अब 189 में वो गलती एडजस्ट करनी है। तो जनाब 189 में वो गलती एडजस्ट की है, 20 मिलियन माइनस कर दिया और उसकी डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया, और उसकी करंट ईयर भी जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की थी वो भी ऐड बैक कर दी, क्योंकि एरर तो हमने आगे एडजस्ट किया करंट ईयर में। जो हम कर रहे हैं अब, पिछले सालों की फिगर्स भी तो रीस्टेट करनी है। तो अगर एक एरर पिछले साल भी था और इस साल भी है, तो उसको इस साल भी एडजस्ट करना है, उसको पिछले साल भी एडजस्ट करना है। अच्छा, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से माइनस हुई थी, हमने ऐड बैक कर दी। सिमिलरली प्रॉफिट में से भी माइनस हुई थी, उसमें भी ऐड बैक कर देंगे। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन की और जो ओपनिंग बैलेंस के एरर्स हैं उनकी एडजस्टमेंट हो गई। अब अगली चीज की तरफ चलते हैं, चेंज इन एस्टीमेट। एस्टीमेट में भी ये चीज देखें कि इस एसेट की पुराने हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। हमने चेंज इन एस्टीमेट करना है और एस्टीमेट के चेंज करने के बाद उसकी न्यू वाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, और अगर पुरानी कुछ जितनी चार्ज हो चुकी है उसकी एडजस्टमेंट कैलकुलेट करनी है। तो मैं वक्ती तौर पे यहाँ पे बना रहा हूँ इस जगह पे, लेकिन यहां से मैं उठा के इसको नीचे ले जाऊंगा क्योंकि ये पोर्शन हमारे पार्ट सवाल का पार्ट नहीं, ठीक है। तो आप दूसरी जगह पे बना लीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि एसेट की कॉस्ट क्या थी। इस एसेट की जो कॉस्ट उसने बताई है 70 मिलियन बताई है। हमने इसको परचेज किया था 1 जुलाई 2013 को, डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 2013, और ये क्या है, स्टार्ट ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले साल के बिल्कुल शुरू में हमने परचेज किया था। और इसकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है ये रिवाइज की है। WL रिव्यूड द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट एंड रिवाइज्ड इट फ्रॉम 5 years to 8 years, ठीक है जी। तो चेंज जो हुआ है एस्टिमेट के अंदर वो कितना हुआ है जी, 5 years to 8 years हो गया। और ये कौन सी है, ये इसकी टोटल यूजफुल लाइफ है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये उसने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है ना जी। तो थोड़ा सा वर्ड्स के ऊपर गौर करना होगा, कभी वो आपको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बता देगा, कभी वो आपको टोटल यूजफुल लाइफ बताएगा। तो यानी कि जब हमने एसेट परचेज किया था 1 जुलाई 2013 को, उस वक्त इसकी यूजफुल लाइफ हमने सोची थी 5 साल, लेकिन अब इसकी यूजफुल लाइफ है 8 साल। जब आपने एस्टिमेट रिवाइज किया, आपने 1 जुलाई 2014 को यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ करंट ईयर एस्टिमेट रिवाइज किया है। ये देखिए, ये बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है। ऑन 1 जुलाई 2014 WL reviewed the estimated useful life of its plants and revised it from year 1 to year 5 साल से 8 साल पे रिवाइज कर दिया। तो जरा गौर से देखिएगा, हम इसकी जो कैलकुलेशन है इसको कैसे करेंगे, और इसको ऐसे ही करना है। हमारा जो काम करने का तरीका ये होता है कि जिस डेट पे हम रिवीजन करते हैं उस डेट से पीछे ओल्ड आइटम्स के हिसाब से कैलकुलेशन होती है, और उस डेट के बाद न्यू आइटम्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। तो ये जो आइटम की रिवीजन है ये कुछ ऐसे हुई है कि 70 मिलियन का एसेट था, पहले हम इसको 5 साल पे डेप्रिसिएट कर रहे थे, तो पहले साल की जो डेप्रिसिएशन थी वो कितनी हुई होगी जनाब, 14 मिलियन की। तो पिछले साल जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की थी 2014 में वो है 14 मिलियन। ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन रिवीजन होगी उस दिन की नेट बुक वैल्यू को उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास न्यू डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इस डेट पे इस एसेट की डेप्रिसिएशन जो है, इस एसेट की जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो कितनी है,
70 मिलियन माइनस 14 मिलियन 56 मिलियन। और इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? हमने कहा कि टोटल यूजफुल लाइफ पहले 5 साल थी और अब 8 साल रह गई है, लेकिन टोटल यूजफुल लाइफ 8 साल है, इसमें से 1 साल ऑलरेडी डेप्रिसिएट हो चुका है, तो अब जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो है 7 इयर्स। तो हमारे पास जो अब जो न्यू डेप्रिसिएशन आएगी वो 8 मिलियन की आएगी। ठीक है जी, तो जो न्यू डेप्रिसिएशन इस एसेट की है वो तो है 8 मिलियन। हमने अपनी बुक्स में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है? हमने अपनी बुक्स में सारे एसेट्स की सारी डेप्रिसिएशन चार्ज करके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 189 मिलियन का जो दिखाया हुआ है, इसमें हमने एस्टिमेट का इफेक्ट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट्स। हमने एसेट की जो चेंज है एस्टिमेट की, वो तो हमने कंसीडर ही नहीं की। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डेप्रिसिएशन एसेट की ऑलरेडी जो चार्ज हो चुकी है हमारे अकाउंट्स में, दैट इज 14 मिलियन। हर साल हम उसे स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएट कर रहे थे, तो इस साल भी तो 14 मिलियन डेप्रिसिएट हुआ होगा एसेट, क्योंकि पिछला पूरा साल जब वो यूज हुआ था तो 14 मिलियन डेप्रिसिएट हुआ था। इस साल भी वो एसेट 14 मिलियन ही डेप्रिसिएट हुआ होगा। तो अब जरा गौर से देखें कि हमने इस साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी हुई थी दैट वाज 14 मिलियन, लेकिन एस्टिमेट के चेंज की वजह से अब हमें 8 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए थी। तो अब हम डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करेंगे 6 मिलियन की। तो हम लोग डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करेंगे चेंज इन एस्टिमेट। हमारे पास चार्ज है डेप्रिसिएशन 14 मिलियन की और हमने एक्चुअली चार्ज करनी थी 8 मिलियन की, यानी कि 6 मिलियन की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। क्या ये 6 मिलियन की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की 189 मिलियन की फिगर में एडजस्ट होगी? जी बिल्कुल होगी, क्योंकि 189 मिलियन में ये एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद नेट बुक वैल्यू आ रही है। ये 6 मिलियन हमने इसमें से माइनस किया हुआ था, अब हम ऐड बैक करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन 14 नहीं 8 मिलियन चार्ज होनी चाहिए थी। सिमिलरली प्रॉफिट में भी ये चीज ऐड बैक होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने 14 मिलियन चार्ज की हुई है, हालांकि वो 8 मिलियन होनी चाहिए थी। तो जनाब ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स आ गई हैं। अब हम इन्हें कंक्लूड कर लेते हैं जी। 98 मिलियन बन जाएगा ये। प्रॉफिट के अंदर 2 मिलियन की एडिशनल डेप्रिसिएशन जो एक्स्ट्रा चार्ज की हुई थी हमने एरर के ऊपर, वो हमने ऐड बैक कर दी, और जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन एस्टिमेट के चेंज होने की वजह से निकल रही थी वो भी हमने ऐड बैक कर दी। 189 मिलियन में एडजस्टमेंट्स करने के बाद बन जाएगा ये 178.5 मिलियन। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अपडेटेड फिगर है 178.5। तो ये हम अपने सवाल में दूसरी जगह पे ऐड कर देंगे 178.5। प्रॉफिट जो है वो हमारे पास दूसरे साल का कितना बन रहा है जी? वो हमारे पास 98 मिलियन निकला है, तो हम लोग प्रॉफिट 98 मिलियन लिख देंगे। अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की तरफ जाएंगे। ये वाली चीज मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ से उठा के कहीं और मूव कर दूंगा बाद में, अभी मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि हम लोग नजदीक ही रहें। तो हम लोग इसके नीचे भी है कुछ। अब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की तरफ चलते हैं। 1/7/2013 के ऊपर हमें नहीं पता इसका क्या ओपनिंग बैलेंस था, लेकिन हम 1/7/2013 पे 108 मिलियन में से 78 मिलियन यानी कि उस साल का प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग आ सकता है 108 माइनस 78, तो हमारे पास ये कितना बनेगा जनाब? 30 मिलियन। फिर इसके बाद हम लोग प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना जनाब? 98। तो 2014 का जो प्रॉफिट है दैट इज 59.5, वो हम एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्लोजिंग 89.5 आ जाएगा जी। ठीक है जी। और इसमें फिर कुछ और एडजस्टमेंट्स होंगी जिसकी वजह से जो हमारा रिटेन्ड अर्निंग है वो 198 मिलियन हो गया है। तो 198 मिलियन के ऊपर भी हम लोग अपनी रिटेन्ड अर्निंग की बाकी एडजस्टमेंट्स करके इसको बना सकते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग का हमारा जो 2014 का बैलेंस है वो है जी 89.5, और रिटेन्ड अर्निंग का हमारा 2015 का जो बैलेंस होगा वो होगा 198। इसमें से माइनस करेंगे 90,
और ऐड कर देंगे इसका नया करेक्टेड प्रॉफिट विच इज 98, यानी कि 8 इसमें ऐड करना है, 198 में मजीद 8 ऐड करना है तो 206 बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये जो रिटेन अर्निंग है ये अब हम फिर रनिंग बैलेंसेस नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ और भी चेंजेस हैं जो कि हमें कहीं और से तो नहीं पता लग रही, लेकिन इन फिगर से जरूर पता लग रही है कि हमारा जो पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो 198 है, लेकिन अगले साल का अगर हम ओपनिंग देखें तो 198 में से ये 90 माइनस करें तो ये 108 बनता है। तो यहाँ से 108 आ रहा है, यहाँ पे 89.5 आ रहा है, तो देयर इज सम चेंजेस इन बिटवीन जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दी गई हैं, इसलिए फिर हम ये वाला जो रनिंग बैलेंस है ये अगले साल का ओपनिंग अज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो दैट इज वाई रिटेन अर्निंग इज 206।